बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है ऑनलाइन क्लास के अंदर। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजिनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन को एक्सप्लेन किया था। नाउ टुडे स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स, है ना। क्या करेंगे आज अपन? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। अब मेरी बात सुनिए, ये टॉपिक आपके अलग से नहीं दे रखा, ठीक है, कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट समझिए, अलग से नहीं दे रखा है। इस बात को कहाँ दे रखा है? जहाँ पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर समझा रखी ना, वहीं दे रखा है इस टॉपिक को। तो मैं आपको इसके अलग से क्वेश्चंस करवा देती हूँ, या पर हम इसे बोल देते हैं मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। ये भी अपन वर्ड यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट्स हम किसको बोलते हैं, पहले तो ये बताओ आप मुझे। तो आप कहोगे कि मेल गैमेटोफाइट आल्सो नोन एज द पोलन ग्रेन। आप किसको बोलोगे? पोलन ग्रेन इज आल्सो नोन एज द मेल गैमेटोफाइट्स। तो पोलन ग्रेन का मैच्योरेशन ही तो हो गया ना। या तो ये लैंग्वेज हो सकती है या फिर ये वाली लैंग्वेज हो सकती है। बोथ लैंग्वेज आर यूज्ड इन द क्वेश्चंस। सो वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो आप समझो पहले, ये क्या है? माइक्रोस्पोर है, हैपेलोइड है माइक्रोस्पोर। क्या है ये? माइक्रोस्पोर बना दूं मैं जैसे, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर बना दिया। ये माइक्रोस्पोर के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। यानी कि ये क्या हो गए? माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं? हैपेलोइड होते हैं। ये माइक्रोस्पोर का क्या हो जाता है? न्यूक्लियस हो जाता है। ये हो गया न्यूक्लियस। अब जब मैच्योरेशन होगा तो मैच्योरेशन में देखो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है ये डेंस हो जाएगा, है ना। साइटोप्लाज्म कैसा हो जाता है? डेंस हो जाता है, गहरा हो जाता है। और साथ ही साथ में जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो न्यूक्लियस है कहाँ आ जाएगा? ये पेरिफ्री की तरफ मूव करता है। न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स द पेरिफ्री एंड टू डेवलपमेंट ऑफ द मैनी वैक्यूल्स। इसमें बहुत सारी क्या बन जाती है? वैक्यूल्स बन जाती है। ये इसका न्यूक्लियस को थोड़ा ऐसे करके दिखा देती हूँ। ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसके अंदर क्या बन जाती है? वैक्यूल्स बन जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो जितनी भी वैक्यूल्स बनी हैं वो सभी वैक्यूल्स कंबाइन हो जाती है। 1 2 3 4 वैक्यूल्स बनी और 4 वैक्यूल्स क्या हो जाती है? कंबाइन हो जाती है और एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन करती है। सबकी सब क्या थी? ये सबकी सब थी वैक्यूल्स। क्या थी? वैक्यूल्स थी। ये सभी कंबाइन हो गई, यानी कि ऑल वैक्यूल्स आर कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज वैक्यूल, and then after to form the spindle fiber in the nucleus, and the nucleus divide by the mitosis division, ठीक है। न्यूक्लियस किससे डिवाइड हो गया? माइटोसिस डिवीजन से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। जब डिवाइड होगा तो एक लार्ज, यानी कि एन माइटोसिस का मतलब एन ही होता है ना। एक न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चला गया, एक न्यूक्लियस नीचे की तरफ रह गया। बात समझ में आ गई? ये रहा साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स कुछ डिसअपीयर होने लगती है। जो न्यूक्लियस ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, जो अपर साइड की तरफ गया, आप उसे कह दो वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या कहोगे? वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहोगे। और जो नीचे वाला है उसे कह दो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस कह दो। ये जो न्यूक्लियस है ये इस मेम्ब्रेन से सेपरेट होकर के ऐसे इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लॉट करता रहता है,
साइटोप्लाज्म में क्या करता रहेगा, फ्लॉट करता रहेगा और एक सेपरेटिंग वॉल बन जाएगी ये ऐसे। जहां सेल्स जो लार्ज सेल्स है, जो सेल्स कैसी है, लार्ज है, वो वेजिटेटिव सेल्स हो गई। कौन सी हो गई, वेजिटेटिव सेल्स हो गई। जो सेल स्मॉल रहेगी वो कौन सी होगी, जर्मिनेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल्स कहलाएगी। तो जब माइक्रोस्पोर से मेच्योर पोलेन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कितनी सेल्स बनती है, 2 सेल्स बनती है। कितनी सेल्स बनती है, 2। एक तो कौन सी है, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल्स, और एक कौन सी है, जर्मिनेटिव सेल। 2 सेल्स बनती है, वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल्स है वो लार्ज है, जर्मिनेटिव सेल्स कैसी है, स्मॉल है। वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जर्मिनेटिव सेल के न्यूक्लियस को जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल्स द न्यूक्लियस इज द इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर शेप, और the cell contain more cytoplasm, the cell contain more cytoplasm and stores the food, food storage है यहाँ पे। डेवलपमेंट के लिए जो फूड चाहिएगा वो वेजिटेटिव सेल के अंदर ही स्टोर रहेगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें जो ये वैक्यूल्स के नंबर कम होते हैं, वैक्यूल्स न के बराबर होती है वेजिटेटिव में। क्यों कम है, ठीक है, कम होती है, हालांकि एक दो जो जरूरत की वो तो रहेगी बट कम होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ज्यादा होता है, आरएनए ज्यादा होता है इसके अंदर, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर। जो वेजिटेटिव सेल्स है, जब पोलेन ग्रेन when the pollen grain reach to the stigma, when the pollen grain reach to the stigma to form the pollen tube, पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। देखो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स द पेरिफेरी, न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स द पेरिफेरी टू फॉर्म इन द मैनी वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द माइक्रोस्पोर। देन आफ्टर द ऑल वैक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज वैक्यूल्स and the division start in the nucleus, mitosis division start in the nucleus to form the 2 nucleus and the 2 cells. The large cells, irregular nucleus वाली है, large cells is known as the vegetative cells and the nucleus is known as the vegetative nucleus. In the cytoplasm, more cytoplasm to storage the food, और ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन या ड्यूरिंग द पोलेन जर्मिनेशन किसका फॉर्मेशन करता है, इसका पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, वेजिटेटिव सेल्स करती। और मैंने आपको बताया था पोलेन ट्यूब कहाँ से बाहर निकलती है, जर्म पोर से बाहर निकलती है, वरना तो एग्जाइन जो है उसके चारों तरफ क्या है, स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग है जो सब्सटेंस को एग्जिट और अलाउ नहीं करता। इसलिए जो वेजिटेटिव सेल्स है उसे जो पोलेन ट्यूब निकलेगी वो कहाँ से निकलती है, जर्म पोर से निकलती है। और ये होगा कब, मोस्टली जो प्लांट है उसके अंदर तो पॉलिनेशन के बाद ही होता है, लेकिन कुछ प्लांट में पॉलिनेशन से पहले भी हो सकता है पोलेन ट्यूब का बनना। फिर देखो सेकंड सेल्स कौन सी है, जर्मिनेटिव सेल्स है। जो जर्मिनेटिव सेल्स है वो स्मॉल साइज की है और इसका जो न्यूक्लियस है वो स्पिंडल शेप है। न्यूक्लियस कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। एंड द लेस साइटोप्लाज्म एंड लेस आरएनए, ठीक है। डीएनए दोनों में ही बराबर होता है, डीएनए तो दोनों में बराबर होगा, बट ये डिफरेंस है वेजिटेटिव सेल्स और जर्मिनेटिव सेल्स। फिर आगे देखो क्या होगा,
जो ये जर्मिनेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस है, या तो पॉलिनेशन से पहले या पॉलिनेशन के बाद ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा और दो न्यूक्लियस बनाएगा। इन दोनों न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? मेल गैमिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेल गैमिट बोले। जैसे यहां देखिए ये ऐसे है, ठीक है, और ये हो गया स्पोरोपोलेनी, और यहाँ पर ये हो गया जम्पोर, ठीक है। ये जो जम्पोर है, इस जम्पोर से क्या निकली? पोलेन ट्यूब निकली। अब देखो इसका जो न्यूक्लियस है, जर्मिनेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है पोलेन ट्यूब में आएगा और आकर के ये डिवाइड हो जाएगा। हैपेलॉइड तो है, तो इससे बनने वाला सेल भी कैसी बनेगी? हैपेलॉइड। अब ये जो हैपेलॉइड फॉर्म बनी है इसको बोलते हैं मेल गैमिट। तो किस जर्मिनेटिव जो सेल्स है, जर्मिनेशन के समय किसका फॉर्मेशन करती है? मेल गैमिट का फॉर्मेशन करती है। जबकि वेजिटेटिव सेल्स किसका फॉर्मेशन करती है? पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ये बात आई होप आपके समझ में आ गई होगी कि पोलेन ग्रेन में दो सेल्स पाई जाती है, वेजिटेटिव सेल्स, जर्मिनेटिव सेल्स। इनका फॉर्मेशन कैसे हो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ आएगा, ठीक है, मैच्योरेशन के समय। देखो ये काम हो सकता है कि डिहेंस माइक्रोस्पोरेंजियम के डिहेंस होने से पहले हो जाए, या फिर जो पोलेन ग्रेन है वो कहाँ तक पहुंच जाए? स्टिग्मा तक पहुंचे। मैच्योरेशन की कहानी है तो मैच्योरेशन मोस्टली कब होता है? यानी पोलेन, ये वाली कहानी तो डिहेंस के समय हो जाती है। ये वाली कहानी यानी वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल्स कहाँ बन जाती है? डिहेंस के समय ही बन जाती है। ये बनने के बाद में ही पोलेन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकलेंगे। लेकिन पोलेन ट्यूब बनने की वाली जो कहानी है ये मोस्टली प्लांट में कब होती है? पॉलिनेशन के बाद होती है, जब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें पहले ही हो जाती है, ठीक है। तो इतनी कहानी समझ में आ गई यहाँ तक। अब सुनो, तो आप यहाँ तक आराम से कर लोगे। अब मैं डिफरेंस बताऊं, अच्छे से बताऊं डिफरेंस, कि जब पोलेन ग्रेन का मैच्योरेशन होता है तो 2 टाइप की सेल्स बनती है। वो 2 टाइप की सेल्स कौन कौन सी बनती है? तो देखो, एक तो कौन सी है? वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, सेल्स। वेजिटेटिव जो सेल है वो कैसी है? लार्ज साइज की है, और ये कैसी है? स्मॉल साइज की है। वेजिटेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर है। पहले तो स्फेरिकल होता है लेकिन बाद में इरेगुलर हो जाता है। इरेगुलर न्यूक्लियस है, और इसका क्या, पहले स्मॉल साइज का होने के साथ साथ ही स्पिंडल शेप्ड होता है, ठीक है। वेजिटेटिव जो सेल्स होती है इसमें मोर साइटोप्लाज्म है, मोर साइटोप्लाज्म है, जबकि इसके अंदर लेस साइटोप्लाज्म है, ठीक है। मोर साइटोप्लाज्म के साथ में मोर आरएनए है, लेस साइटोप्लाज्म के साथ में लेस आरएनए है। पॉलिनेशन यानी जर्मिनेशन के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, जो स्टाइल और ओवेरी तक जाती है। और जर्मिनेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर के 2 मेल गैमिट बनाएगा, 2 मेल गैमिट बनाएगा। और ये जो सेल्स है इसके अंदर फूड क्या रहता है? स्टोर रहता है। और वेजिटेटिव जो सेल होती है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में पहले ये फ्लोट करता रहता है। जैसे मान लो ऐसे, ये वेजिटेटिव सेल्स है,
ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल्स का क्या हो गया साइटो, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है ना, तो पहले तो इसका जो है न्यूक्लियस है वो ऐसे ऐसे इसी के अंदर फ्लोट करता रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है। बाद में ये पहले तो इसी के साथ जुड़ा रहता है ये, लेकिन बाद में सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होकर के दो न्यू सेल्स बना लेगा। ये जो दो न्यू सेल बनी है इसको क्या बोलते हैं, मेल गैमिट बोलते हैं। ये मेल गैमिट लगभग तो पोलन ट्यूब में ही बनते हैं, लगभग तो किस में बनते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर ही बनते हैं। एग्जाम में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल्स में डिफरेंस बताइए। अब बात सुनो, मैंने क्या कहा, ये दोनों जो सेल्स हैं ये डीहेंस के समय बनती है। लगभग यानी 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में जब डीहेंस होना होता है उससे पहले वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल बन जाती है। तब तो आप क्या कहोगे, 2 सेल्ड पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में कितनी सेल बनी है, 2 सेल बनी है। अब पीछे से जो 40% बच गए प्लांट, उनमें क्या होता है कि डीहेंस के समय ये 2 सेल्स भी बन जाती है और साथ साथ में ये मेल गैमिट भी बन जाते हैं, यानी पोलिनेशन से पहले ही मेल गैमिट बन जाते हैं। 60% में तो पोलिनेशन के बाद मेल गैमिट बनते हैं, जब ये कहाँ पहुंच गया, स्टिग्मा पे पहुंच गया तब बनते हैं। लेकिन 40% के अंदर क्या होगा, डीहेंस के समय वेजिटेटिव ये सेल्स तो जैसे बनी जाएगी, इसमें ये तो बननी है ही, ठीक है, एक्साइन इंटाइन सब बन जाएंगे, पूरी प्रोसेस बनेगी इसके अंदर। फिर क्या होगा कि 40% में ये जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है ये डिवाइड होकर के 2 मेल गैमिट बना लेता है, डिवाइड होकर के 2 मेल गैमिट बना लेता है डीहेंस के समय ही। तब आप इसे कितनी सेल वाला कहोगे, एक सेल ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तो 3 सेल हो गई ना, एक वेजिटेटिव वाली और 2 मेल गैमिट वाली, तो कितनी हो गई, 3 सेल्ड पोलन ग्रेन। तब हम इसे क्या कहेंगे, 3 सेल वाला पोलन ग्रेन कहेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि एक पोलन ग्रेन है उसमें ये 2 सेल कैसे बनती है, वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल, और इनका बनना भी जरूरी है, ठीक है, और इनका बनना भी क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे देखिए, हालांकि हम पोलिनेशन के समय फिर पढ़ेंगे कि पोलिनेशन हुआ और पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच गए, स्टिग्मा, थोड़ी बड़ी बना दो स्टाइल ताकि आपको बात समझ में आए अच्छे से, ये लो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये हो गया बाहर वाला, बड़ा बना दो थोड़ा ऐसे। कितनी सेल है, 2 सेल है, ठीक है, एक का न्यूक्लियस ये रहा, एक का न्यूक्लियस ये रहा, ऐसे है। और बाहर की तरफ आपको पता है स्पोरोपोलिनी लगा हुआ है। जब ये स्टिग्मा पे आ जाते हैं, स्टिग्मा पे आने के बाद में स्टिग्मा यानी सेम प्लांट के है, तो चाहे रोज का चाहे वो पी का पी है, तो ये पोलन, अब ये पोलन ट्यूब किसने बनाई है, इस वेजिटेटिव सेल ने बनाई है पोलन ट्यूब। जैसे ये पोलन ट्यूब बनेगी, ये वाला जो न्यूक्लियस है जर्मिनेटिव सेल वाला न्यूक्लियस यहाँ आ गया और यहाँ आकर के ये डिवाइड होकर के क्या बना लेता है, 2 मेल गैमिट बना लेता है। अगर ये जो मेल गैमिट बन रहा है, अगर ये पोलिनेशन के बाद हो रहा है, तब तो 2 सेल्ड पोलन ग्रेन है, वो डीहेंस्ड हुआ है। अगर ये वाली कहानी डीहेंस के समय ही हो गई तो माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन जो बाहर निकल रहे हैं उसमें कितनी सेल्स बनेगी, फिर 3 सेल बनेगी। क्लियर है, पोलन ग्रेन हैपेलोइड है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी हैपेलोइड है, जर्म सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी हैपेलोइड है, और मेल गैमिट भी कैसे होते हैं, हैपेलोइड होते हैं। यानी पोलन ग्रेन खुद हैपेलोइड है। इसके बाद में चाहे उसमें कितनी भी सेल्स बने वो सब माइटोसिस डिवीजन से ही बनेगी,
और हैप्लोइड ही होगी। ठीक है, मियोसिस डिवीजन केवल कब होता है, जब माइक्रोस्पोर बन रहा होता है ना, बस वहां तक ही मियोसिस डिवीजन होता है, बाकी मियोसिस डिवीजन नहीं होता है। आई होप ये कहानी आप सभी बच्चों की समझ में आ गई होगी। एक बार देख लो। चलो एक बार वापस से बताऊं क्या, सुनो मेरी बात वापस से। और है ना, ये डबल लेयर करते जो ना, सिंगल मत करना डब, क्योंकि एक्साइन एंटाइन होती है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या कहा था, एक माइक्रोस्पोर है, यही था ना, इसमें एक ये न्यूक्लियस है और इसमें साइटोप्लाज्म है। फिर क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, न्यूक्लियस पेरीफ्री की तरफ आ जाएगा, न्यूक्लियस थोड़ा पेरीफ्री की तरफ आ गया और इसमें ये क्या बन गई, वैक्यूल्स बन गई। किसका फॉर्मेशन हो गया, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या हुआ, सुनो फिर क्या हुआ, ये लार्ज मिलकर के एक बड़ी वैक्यूल बना लेती है, लार्ज वैक्यूल बन गई। जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर बन गए और माइटोसिस डिवीजन हो गया। माइटोसिस डिवीजन होने पे 2 न्यूक्लियस बने। जो लार्ज की तरफ जाएंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल हो जाएगा, एक जर्मिनेटिव न्यूक्लियस और जर्मिनेटिव सेल बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई आई होप कहानी। और डबल लेयर बनाना सिर्फ पीछे वाले डायग्राम में मैंने सिंगल बना दी थी केवल समझाने के लिए, बट तुम लोग डबल बनाओगे, सिंगल नहीं बनाओगे। चलो, ये वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव सेल की कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक बनेगा कि पोलेन ग्रेन फ्रेंड्स है या इनेमीज है। जो पोलेन ग्रेन है, पोलेन ग्रेन्स जो है वो हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। सुनो कैसे, हार्मफुल में क्या कहोगे, द पोलेन ग्रेन टू कोज द एलर्जी इन द ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या कोज करते, एलर्जी को कोज करते हैं। अब वो एलर्जी किससे रिलेटेड होती है, मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड होती है। जैसे कोई पोलेन ग्रेन के कांटेक्ट में आता है कोई भी ह्यूमन, तो उसको अचानक छींक आने लगती है ना, नाक जो नोज है उसे वाटरिंग होने लगती है, आई से वाटरिंग होने लगती है, जो स्किन होती है बिल्कुल रेड कलर की हो जाती है, तो उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ब्रोंकिस, जैसे अस्थमा हो सकता है, सांस लेने में उसको दिक्कत आ सकती है, उसकी जो ब्रोंकाई होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, ब्रोंकाई में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इस टाइप की डिजीज होती है किससे, एलर्जी से। बात समझ में आ गई सभी बच्चों के कि आप क्या कहोगे कि हार्मफुल होते हैं, अब दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ब्रोंकिस, अस्थमा ये डिजीज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में एक पार्थेनियम कैरोट ग्रास है ना, उसके जो पोलेन ग्रेन है वो फॉरेन से इंडिया में आ गए कि इंडिया के अंदर जो वीट है ना, वीट के जब सीड लाए गए थे तो वीट के सीड के साथ साथ में ये पार्थेनियम या कैरोट ग्रास के सीड भी आ गए थे। और ये जो कैरोट ग्रास के जो सीड होते हैं, ये जो प्लांट होते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, वीट्स है। ये वाला क्या है, वीट्स है और क्या क्रिएट करता है, एलर्जी क्रिएट करता है। तो ये तो हार्मफुल वाली कहानी हो गई। आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन याद होगा जिसके अंदर वीट और राइस है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी उसको इंक्रीज किया जाता है। तो वीट और राइस, जैसे वीट के सीड को कहाँ से लाया गया था, फॉरेन कंट्री से लाया गया था। तो उस समय वीट के सीड के साथ साथ में पार्थेनियम या कैरोट ग्रास के सीड भी आ गए थे। और ये जो सीड होते हैं ये एक वीट्स है, बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होकर के अपने नंबर को इंक्रीज कर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज़्यादा पाया जाता है।
ठीक है, और एलर्जी कोज करते हैं ह्यूमन के अंदर। तो आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इस बात का कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो फ्रेंड है कि इनेमीज। तो दोनों ये फ्रेंड्स भी है और इनेमीज भी है। अब मैं फ्रेंड की बात करूँ, इनेमी की बात में समझ में आएगी, सीधी सी बात है, एलर्जी फैलाते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे भी होंगे जो एलर्जी फैलाने वाले होते हैं। ठीक है, चलो तो अब यूजफुल यानी फ्रेंड की मैं बात करूं, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उनमें मोर न्यूट्रिएंट होता है, हाई रिच पोलन ग्रेन, हाई रिच न्यूट्रिएंट, हाई रिच न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनको एनर्जी इम्प्लांट्स की फॉर्म में यूज में लेते हैं, एनर्जी इम्प्लांट्स की फॉर्म में यूज में लेते हैं। पोलन ग्रेन से एनर्जी इम्प्लांट्स टैबलेट्स बनती है, और ये जो टैबलेट्स है इनका यूज कौन करते हैं, एथलीट, जो दौड़ लगाते हैं ना 400 किलोमीटर, ये कंपटीशन नहीं होता क्या दौड़ लगाने वाले, तो वहाँ पे जो धावक होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो इनको यूज में, ताकि इनको एनर्जी यानी कि इनको क्या नहीं कमजोरी फील नहीं हो, इनको एनर्जी मिलती रहे। साथ में कई बार आपने जो हॉर्स होते हैं उनकी दौड़ भी देखी होती, रेस देखी होगी, तो वहाँ पे जो हॉर्स होते हैं ना उनको भी पोलन ग्रेन वाली ये टैबलेट्स दे देते हैं ताकि उनमें पावर ज़्यादा आ जाए और वो अच्छे से रेस लगा सके। अब देख लो ये बात आपके बस आपको यही बताना है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो उसमें मोर रिच न्यूट्रिएंट होते हैं फॉर यूज इन द एनर्जी इम्प्लांट टैबलेट्स यूज्ड बाय द एथलीट्स एंड हॉर्स फॉर ड्यूरिंग द रेसिंग। ठीक है बच्चों, चलो अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया पोलन ग्रेन का, वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जीवन क्षमता यानी पोलन ग्रेन कितने टाइम तक जीवित रहते हैं, लाइफ कितनी होती है पोलन ग्रेन की, जिसको अपन क्या कहेंगे, वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की जीवन क्षमता। अब वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन आप किसको कहोगे, कोई भी मान लो पोलन ग्रेन है, क्या है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना है, जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन मीन्स जर्मिनेशन आप किसे कहोगे, ये पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन से किसका फॉर्मेशन होना, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना। द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब इन द पोलन ग्रेन इज नोन एज द पोलन जर्मिनेशन। तो द टाइम पीरियड for the pollen germination या formation of the pollen tube is known as the viability of pollen grain, is known as the viability of pollen grain. The viability of the pollen grain are different in the different plants, different in the different plants. The viability of the pollen grain depend on the temperature, humidity means atmosphere. In the some plant like as the wheat, rice, the viability is the 30 मिनट, 30 मिनट ही वाइबिलिटी होती है। अगर उस 30 मिनट में पोलन ग्रेन अदर वीट के प्लांट पे पहुंच गए, स्टिग्मा पे पहुंच गए, तब तो ठीक है, पॉलिनेशन सफल हुआ, पोलन ट्यूब बन जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन अगर 30 मिनट से ज़्यादा लग गए तो पोलन ट्यूब, वो जो पोलन ग्रेन है उनकी डेथ हो जाती है। कुछ है जिसकी महीनों तक चलती है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी वाइबिलिटी कहाँ तक चलती है, काफ़ी महीनों तक चलने वाली होती है, जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली के कुछ प्लांट जैसे मटर वगैरह। ठीक है, वाइबिलिटी आर इफेक्टेड बाय द अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रा वॉयलेट जो रे है वो भी वाइबिलिटी को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो वाइबिलिटी समझ में आ गई होगी। वाइबिलिटी आप किसे कहोगे कि कोई भी पोलन ग्रेन है उसके जर्मिनेशन में कितना टाइम लगा, पोलन ट्यूब उसकी कब बनेगी, तो वो जो समय बीच में से निकला है उस टाइम को क्या कहते हैं, वाइबिलिटी कहते हैं। फिर पूछ ले वाइबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है, अल्ट्रावायलेट रे वाइबिलिटी को इफेक्ट करती है। डिफरेंट प्लांट में वाइबिलिटी डिफरेंट होती है।
ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो एटमॉस्फेयर से कोई प्लांट है वो एक्सटेंट होने वाला है, तो उसके जो पोलेन ग्रेन होते हैं ना, उसके जो पोलेन ग्रेन होते हैं, उन पोलेन ग्रेन को लेब में एक -196 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाता है, जिससे उसकी वाइब्रेटी बनी रहती है, वो जीवित रहती है। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जैसे वीट है, मैंने ये कहा था कि जो वीट है ना, वो उसके पोलेन ग्रेन 30 मिनट के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बस इतना ही समय जीवित है। अब हम क्या किया जाता है इसमें कि जैसे ही पोलेन ग्रेन, वो ध्यान रखते हैं कि पोलेन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से कब बाहर निकले, उस समय उनको क्या, पोलेन ग्रेन को यहाँ से क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है और लेब में ला करके कितने टेम्परेचर पे रख देते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख देते हैं, जहाँ पे इस पोलेन ग्रेन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बंद हो जाती है। मतलब उसमें जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही थी सब बंद हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, वो एक नॉन लिविंग की तरह रहेगा। फिर जब भी जरूरत पड़ेगी तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे, जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे तो उसकी वाइब्रेटी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में जो सीड होते हैं ना, उनको स्टोर किया जाता है तो अपन क्या कह देते हैं, सीड बैंक कह देते हैं। पोलेन ग्रेन को जहाँ स्टोर किया जाता है तो पोलेन बैंक कह देते हैं, नोन एज द पोलेन बैंक। जैसे हमारा जो ब्लड है उसको स्टोर किया जाता है तो ब्लड स्टोर कह देते हैं। स्पर्म को भी तो स्टोर करते हैं, स्पर्म को भी स्टोर किया जाता है, जिसको किसके लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए भी करेंगे अपन। इंसेमिनेशन क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं उनको किसी भी इंजेक्शन के थ्रू फीमेल की वेजाइना तक पहुंचाना होता है। जो ये लाइव स्टॉक होते हैं ना, पशु वगैरह होते हैं जैसे गॉट, काउ, इनके लिए यूज में लेते हैं, तो वहां पर स्पर्म को स्टोर किया जाता है, तो वो भी -196 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे किसको स्टोर कर लेंगे, पोलेन ग्रेन को स्टोर कर लेंगे। तो आपसे पूछ ले पोलेन ग्रेन को स्टोर कितने टेम्परेचर पे किया जाता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पोलेन ग्रेन को स्टोर किया जाता है। क्यों किया जाता है, आपसे ये पूछ ले कि पोलेन ग्रेन को स्टोर क्यों किया है, तो आप क्या कहोगे, फ्यूचर में किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए या उस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर में इनको स्टोर किया जाता है। कि अगर नेचर के अंदर कोई भी प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है और फ्यूचर में उस प्लांट को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, तो फ्यूचर में एक्सटेंट प्लांट, जो इंडेंजर्ड प्लांट को कंजर्व करने के लिए पोलेन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये टॉपिक क्या था, हमने टॉपिक शुरू करा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पर एक टॉपिक क्लियर हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव वाला। फ्लावरिंग प्लांट में मेल ऑर्गन का जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो चुका है। वहां पे टॉपिक हमने किया था स्टेमेन की स्ट्रक्चर, फिलामेंट की, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस पढ़ा है, पोलेन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी है, पोलेन ग्रेन को मैच्योर करवाया है, फिर उसके बाद में पोलेन ग्रेन फ्रेंड है कि इनेमीज है ये बात हमने की है, और फिर हमने पोलेन ग्रेन की वाइबिलिटी को किया है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। यहाँ पे एक प्री फर्टिलाइजेशन का एक स्टेज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतनी थी। वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में नाम लिखोगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है आप लोगों को। और ये मान लीजिए जो स्टूडेंट्स नाम नोट नहीं कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो क्लास में एब्सेंट है, तो सभी बच्चे वीडियो को देखने और लाइक करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रेजेंट दें। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और वीडियो खत्म करने से पहले एक बात याद आई है, अभी शायद मैंने ये बोला था
कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको फूड इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स नहीं सप्लीमेंट्स है, ये ध्यान में रखना है ना, मैंने शायद वर्ड को गलत, तो सप्लीमेंट्स होते इम्प्लांट्स नहीं होते, तो ये बात आपको और बतानी थी। ओके बच्चों, आज की क्लास अब खत्म होती है। मेरे अभी याद आया कि शायद मैंने इम्प्लांट्स वर्ड को यूज कर दिए, तो तुम लोग कहीं कॉपी के अंदर इम्प्लांट्स वर्ड ही ना लिख लो, तो सप्लीमेंट्स होते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास इतनी थी। ओके।